नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। करेंट अफेयर की रिवीजन सीरीज डे 4 के अंतर्गत बात करेंगे हम लोग एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम। इसी को बोला जाता है MIDH। इसका सिंपल सा मतलब है मिनिस्ट्री फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ध्यान रखिएगा, हॉर्टिकल्चर। अब यहाँ पे जो बागवानी विकास के जो जनक के रूप में माने जाते हैं, ये कर्नाटक के बहुत फेमस व्यक्ति हैं। कर्नाटक के बहुत फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है एच एम मैरी गौड़ा। माना जाता है कि इन्होंने अपना पूरा जो लाइफ है कर्नाटक में बागवानी कृषि को ही दे दिया, चाहे उसका विकास करना हो, चाहे उसका अनुसंधान करना हो। तो यहाँ पे ऐसे एक सवाल बन जाता है कि किसको यहाँ पे बागवानी कृषि का जनक माना जाता है। दूसरा जो सवाल बनता है यहाँ पे कि किस राज्य में बागवानी कृषि का सबसे अधिक विकास हुआ है, उसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। और चूँकि उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी है अधिकतर मात्रा में दोमट मिट्टी पाई जाती है, और दोमट मिट्टी में बागवानी कृषि बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन देता ही देता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके जो भी कार्यक्रम है निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत पूरा हम लोग इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें संचालन की, किसके द्वारा यह संचालित किया जाता है, या फिर यहाँ पे पूछा जाता है मिनिस्ट्री को लेके, मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, जो कि वर्तमान में जो इसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि बीजेपी का गवर्नमेंट है, एनडीए का गवर्नमेंट है, तो फिर वहीं पे, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे, ठीक है, अभी वर्तमान में इस क्षेत्र के यहाँ पे मंत्री हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी, स्थापना जो की गई थी 1 अप्रैल 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी जो नोडल एजेंसी है जिसके माध्यम से इसे पूरा इम्प्लीमेंट करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है, उसका नाम है राष्ट्रीय, या फिर कितने जगह आपको केंद्रीय मिल जाएगा, राष्ट्रीय केंद्रीय बागवानी बोर्ड। इसी के माध्यम से यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे राज्य हो गया, स्टेट, या फिर पूरा यूटी हो गया, इसमें इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, और वर्तमान में इसका जो हेड क्वार्टर है गुरुग्राम में मिल जाएगा, गुरुग्राम में। तो चूंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इन सारे ही बिंदुओं का आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य। आखिर इसका यहाँ पे उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पे सिंपल इसका उद्देश्य है कि कृषि के क्षेत्र में चौमुखी विकास करना, कृषि के क्षेत्र में चौमुखी विकास करना। और एक चौमुखी विकास करने का मतलब क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे, ठीक है, चाहे फ्रूट हो गया, क्रॉप्स हो गया, या फिर इम्पोर्टेंट जो सजावटी फूल हो गया, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फल फूल हो गया, फल फूल सब्जी, या फिर इसमें और भी कुछ नयापन जो भी यहाँ पे मार्केट के हिसाब से जिसकी डिमांड अधिक है, जैसे कि नारियल हो गया, नारियल की डिमांड बहुत अधिक है, या फिर इसमें बांस हो गया। अभी बांस से निर्मित जो चीज़ें हैं नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी फेमस हो रही है, इसको भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कनेक्ट करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। तो चौमुखी विकास करना, ध्यान रखिएगा, चौमुखी विकास करना। और ये विकास कब होगा? जब यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाएगा। अब सपोज करिए पूरे के पूरे भारत में अगर इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इधर हो जाएगा हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ भारत, बीच वाला एरिया हो जाएगा, यूटी हो जाएगा। तो भारत में चूँकि पूरी जगह जो क्लाइमेट कंडीशन है एक जैसा नहीं है, डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए पूरा इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे सपोज करिए अगर केरला तमिलनाडु में इधर नारियल बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो क्या इस नारियल को नॉर्थ ईस्ट में लगा देने से यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा? यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन के साथ सामंजस्य बैठा के इसका विकास किया जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है यहाँ पे रिसर्च की, बड़े मात्रा में यहाँ पे रिसर्च कराने का प्रयास किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर इसके अलावा जो भी इसका प्रोसेसिंग हो गया,
किस तरीके से इसका प्रोसेसिंग किया जाए, किस प्रकार से इसका विपणन किया जाए, या कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाए, इन सारे ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो कि जलवायु जो परिवर्तन है, क्लाइमेट है, ध्यान रखिएगा, बहुत अहम रोल यहाँ पे प्ले करता है और यहाँ पे ध्यान दिया ही जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से जो किसानों के यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, चूँकि जितनी अधिक मात्रा में किसान होंगे उतना अधिक यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, तो इसीलिए यहाँ पे फार्मर को यहाँ पे कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। फार्मर की संख्या को बढ़ाने के लिए कई सारे जो अभी तक ग्रुप बन चुके हैं, आप लोगों ने नाम भी ज़रूर सुना होगा। जैसे कि पहला नाम आ जाता है फिग का। फिग इसका होता है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप। दूसरा होता है यहाँ पे FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सुन लीजिए आप लोग, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा यहाँ पे हो जाता है FPC, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो इन तीनों ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोशिश यही किया जा रहा है, किसानों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी अच्छी होगी, और किसानों की संख्या के साथ साथ यहाँ पे जो भी भारत का जो युवा पीढ़ी है, जो बहुत ही बड़ी मात्रा में, समझ रहे हैं ना, बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे भारत के GDP में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इस युवा पीढ़ी को यहाँ पे ध्यान में रखा जा रहा है। इनसे भी यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि ये लोग भी जुड़े और इनकी बहुत हद तक रोजगार का ये साधन बन सके। युवा पीढ़ी में अदम्य जो साहस है, देखिए, मैनेजमेंट करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। और यहाँ पे जो भी हम लोग फसलों की बात कर रहे हैं वो सारा का सारा देख पा रहे हैं ना, कच्चा माल है। अगर इनको तुरंत अगर इंस्टेंट इनको, ठीक है, मार्केट अगर प्रोवाइड नहीं कराया जाए, या फिर रख रखाव के लिए सुविधा अगर प्रोवाइड नहीं कराया जाए, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे ख़राब हो सकता है। इसीलिए प्रबंधन में भी ये जो युवा पीढ़ी है बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रोल प्ले कर सकती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं वर्तमान स्थिति यहाँ पे क्या है। तो देखेंगे हम लोग 3 डेटा की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 2014 से 15 से लेके अभी 2021-22 तक। तो यहाँ पे देखेंगे तो बागवानी कृषि का जो क्षेत्रफल है ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्षेत्रफल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लगभग इन 6-7 सालों में देखेंगे तो बागवानी कृषि का दायरा बढ़ के यहाँ पे हो गया है लगभग 15.60%, और उत्पादन भी बढ़ा हुआ है। उत्पादन जो बढ़ा हुआ है लगभग 21.78%। वहीं अगर हम लोग करेंट क्या 2 साल की पहले के हम लोग डेटा की बात कर ले 2020-21 की, तो टोटल यहाँ पे बागवानी कृषि के लिए जो भूमि थी 27.48 मिलियन हेक्टेयर, और इसमें जो प्रोडक्शन हुआ था, बागवानी जो फसल का जो प्रोडक्शन हुआ था 334.60 मिलियन टन है। ध्यान रखिएगा, मिलियन टन। अब ये बढ़ते जा रहा है, देखिए कैसे बढ़ रहा है। अब 2021 और 22 की डेटा के बात करें तो यहाँ पे जो बागवानी कृषि का जो क्षेत्र है देख पा रहे 27.48 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ के हो गया है 28.08 मिलियन हेक्टेयर, और यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ा है। यहाँ पे 334.60, ठीक है, मीट्रिक टन था, तो यहाँ पे हो गया है लगभग 342.33 मीट्रिक टन यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे एरिया जहाँ पे बढ़ रहा है तो किसानों की संख्या भी बढ़ रहा है, फार्मर की संख्या भी बढ़ रहा है। और यही वजह है यहाँ पे कि किसानों की संख्या देखेंगे तो अभी वर्तमान में 8.3 लाख यहाँ पे किसान हो गए हैं, और इनको शानदार प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कि किस तरीके से ये अपने उत्पाद को या फिर अपने प्रोडक्शन को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है, जैसे कि इसको पूरा का पूरा जो चलाया जा रहा है, नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, हरित क्रांति कृषि उन्नति के माध्यम से शुरुआती तौर पे जो भी इसमें फसल था, जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ठीक है, फल हो गया, इम्पोर्टेंट यहाँ पे सब्जियाँ हो गया, ठीक है, यही सब इसमें शामिल था। लेकिन आगे चल के जितना भी यहाँ पे बागवानी फसल है उसको भी शामिल किया गया।
शुरू में यही था, खाद्यान्न जो फसल है ना, दलहन तिलहन हो गया या फिर गेहूं चावल हो गया, बागवानी फसलों में हालांकि बहुत सारे इसमें आता ही आता है, लेकिन अब यहाँ पे विशेषीकृत इसके तहत बागवानी फसलों पे यहाँ पे जोर दिया गया, ताकि यहाँ पे किसानों की जो आर्थिक क्षमता है पूरी तरीके से बढ़ सके। क्योंकि मैं बार बार बोलूँगा कि अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये तो बात हमेशा बोलती है कि किसानों की जो आमदनी है यहाँ पे हर हाल में दोगुना करना है। तो दोगुना करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया पे, सिर्फ कृषि पे, कृषि के साथ साथ बागवानी कृषि, डेयरी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इसके अलावा कृषि में जितना भी नवाचार यहाँ पे हो पाए उन नवाचारों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट करने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है। अब यहाँ पे लाभार्थियों की पहचान कैसे होगी, आखिर कौन कौन इसके लाभार्थी होंगे, तो इसके लिए पूरा जो काम सौंपा गया है, ध्यान रखिएगा, काम जो सौंपा गया है जिला पंचायत को, तो जिला पंचायत इनका चुनाव कैसे करेगी, देखिए जिला में है तो ये यहाँ पे मदद लेगी, ध्यान रखिएगा, जिला योजना समिति की, जिला योजना समिति की मदद लेगी। इसके अलावा पंचायती जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, इन दोनों के माध्यम से ये यहाँ पे चुनाव करेगी कि कौन कौन किसान, कौन कौन जो युवा पीढ़ी है इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, ताकि पूरा उनको यहाँ पे लाभ मिल सके। तभी तो वे अंदर से मोटिवेट होंगे कि हमें और अधिक इसका, ठीक है, प्रोडक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इसकी संरचना क्या है, ठीक है, इसका थोड़ा हम लोग इसका, ठीक है, पूरे लेवल पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख तथ्यों के अंतर्गत कि इसमें सेंटर और स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, अर्थात व्यय की बात कर लेते हैं हम लोग, लागत और व्यय की बात। तो इसको भी मैं 3 स्तर पे बांट देता हूं। नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा केंद्र और वर्सेज यहाँ पे राज्य, ध्यान रखिए, केंद्र और राज्य। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे केंद्र वर्सेज यूनियन टेरिटरी, और तीसरा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, केंद्र वर्सेज राज्य होगा। लेकिन इन राज्यों में यहाँ पे शामिल कौन होगा, तो नॉर्थ ईस्ट का राज्य प्लस यहाँ पे हिमालयन स्टेट। वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट कितना है, 7 राज्य हैं यहाँ पे, 7 सिस्टर जिसे बोला जाता है, और हिमालय स्टेट में जैसे कि जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा देखेंगे इधर आएंगे तो वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला इलाका है ये भी शामिल हो जाता है, सिक्किम का इलाका हो जाता है, सिक्किम का। तो कुल मिला के 5 हिमालयन स्टेट है और 7 यहाँ पे 7, ठीक है, सिस्टर जिसे बोला जाता है, ये सारे राज्य यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो यहाँ पे जो रेशियो है 60:40 का रेशियो है, 60% केंद्र देगा और 40% राज्य देगा। केंद्र में चूंकि यहाँ पे, ठीक है, राज्य जो भी यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के यहाँ पे नहीं देना होता है, 100% यहाँ पे केंद्र के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा हिमालयन स्टेट में अब ये रेशियो जो है, ध्यान रखिएगा, 90 और 10 का है, अर्थात यहाँ पे 90% केंद्र के द्वारा और राज्यों के द्वारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10% यहाँ पे दी जाएगी। अब यहाँ पे टोटल अगर हम लोग जिला की बात करें, ठीक है, केंद्र और, ध्यान रखिएगा, राज्य और यूनियन टेरिटरी को अगर हम लोग यहाँ पे राज्य, मतलब टोटल यहाँ पे राज्यों की बात करें तो 23, ध्यान रखिएगा 23, इसमें स्टेट प्लस यूटी शामिल है, इसमें शामिल है। इसमें जो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है, टोटल जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा डिस्ट्रिक्ट है, ये टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 384 डिस्ट्रिक्ट। वैसे ही यहाँ पे केंद्र और राज्य, यहाँ पे जो हिमालयन स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं, इसे भी हम लोग देख लीजिए, 11+1 हो जाएगा, 7+5 हो जाएगा, 7+5 इसमें हो जाएगा 12, ध्यान रखिएगा 12। और इन 12 राज्यों में देखेंगे तो टोटल जो जिला है 117 जिला को इसमें शामिल किया गया है, 117 जिला को शामिल किया गया। थोड़ा डेटाबेस है, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो भी स्कीम यहाँ पे चलाई जा रही है उसके तहत बहुत सारा ऐसा जो उप योजना है जिसमें 100% तक जो कंट्रीब्यूशन है पूरा यहाँ पे केंद्र ही दे रही है। जैसे कि कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 100% किसके लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे कि 100% हो जाएगा, नंबर 1 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड,
इसके अलावा हो जाएगा केंद्रीय बागवानी संस्थान, केंद्रीय बागवानी संस्थान, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है मैंने बताया था गुरुग्राम में, गुरुग्राम में, और केंद्रीय बागवानी संस्थान का जो हेडक्वार्टर है ये मिल जाएगा बीकानेर, राजस्थान में, राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में। और तीसरा है यहाँ पे नारियल से संबंधित नारियल विकास बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा केरला में, ध्यान रखिएगा, केरला में, ठीक है, केरला में, ठीक है, केरला के कोच्चि में है, कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर यहाँ से एकीकृत कोई भी योजना है यहाँ पे अगर चलाया जा रहा है तो 100% यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 100% यहाँ पे, ठीक है, वित्त पोषित किया जाएगा। और एक ऐसे वित्त पोषित किया जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे तो एक फंड यहाँ पे कोष बना दिया गया है जिसको बोला जाता है राज्य वित्त, राज्य वित्त, या इसको कोषागार भी बोला जाता है, कोषागार भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से पूरा पूरा 100% अगर इस योजना के तहत, जो भी है 3 योजना अगर इसके तहत कोई क्रियान्वित कर रहा है तो 100% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन उसको यहाँ पे, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं संरचना की, इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे किस तरीके से किया जा रहा है। तो इसकी जो संरचना है त्रिस्तरीय संरचना है, त्रिस्तरीय संरचना, अर्थात सबसे जो टॉप लेवल पे है, ध्यान रखिएगा, सबसे जो टॉप लेवल पे है राष्ट्रीय संरचना, राष्ट्रीय, उसके बाद यहाँ पे राज्य लेवल पे है, सबसे निचला जो लेवल है ये है यहाँ पे जिला लेवल पे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यही तो है टॉप टू बॉटम अप्रोच, अर्थात ऊपर से आ रहा है नीचे, जो कि योजना आयोग में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, जो भी उसमें योजनाएं बनती थी वो टॉप टू बॉटम ही था। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे बन रहा है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय में। अब राष्ट्रीय में यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, परिषद और कमेटी की स्थापना किया गया। पहला का नाम है यहाँ पे जीसी, जीसी, इसको बोला जाता है जनरल काउंसिलिंग, मतलब जनरल काउंसिल, और दूसरा का नाम है यहाँ पे ईसी, ध्यान रखिएगा, ईसी, इसका मतलब है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, और ये हो जाएगा जनरल काउंसिल, जनरल काउंसिल। अब यहाँ पे जो जनरल जो काउंसिल का जो काम होगा, सिंपल सा इसका काम है, जैसे कि कोई भी समग्र दिशा प्रदान करना कि किस तरीके से इसको क्रियान्वित किया जाएगा, समग्र दिशा प्रदान करना। और एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो कार्य होगा पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे देख रेख करना, राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पे, राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पे इसको यहाँ पे देख रेख करना। और यहाँ पे जो जनरल काउंसिल का जो हेड होगा, जो भी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का जो मंत्री होगा वो यही होगा। और एग्जीक्यूटिव कमेटी का हेड, ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो हेड होगा कृषि और सहकारिता सचिव, कृषि और सहकारिता सचिव, एकदम ध्यान से देखते चलिए वरना ये मामला कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कृषि सहकारिता सचिव। वैसे ही यहाँ पे हम लोग राज्यों की बात करें तो राज्य के लेवल पे यहाँ पे निगरानी करने के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया है, ईसी बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ईसी एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे बनाया गया है। लेकिन इसका जो अध्यक्ष होगा, इसका जो अध्यक्ष होगा राज्य लेवल पे, इस अध्यक्ष मतलब होगा यहाँ पे कृषि बागवानी उत्पादन आयुक्त, कृषि बागवानी उत्पादक आयुक्त, उत्पादक आयुक्त, ठीक है, राज्य लेवल पे निगरानी करेगा। और वहीं हम लोग जिला स्तर की बात करें, जिला स्तर की बात करें तो यहाँ पे होगा जिला मिशन समिति, जिला मिशन समिति। और यहाँ पे पूरा पूरा देखेंगे तो इसको ब्लॉक लेवल पे इसका मॉनिटर करने का प्रयास किया जाएगा, जिसका हेड होगा, जिसका सीओ जो होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैंने जिसका जो हेड कौन होगा, हमारा का सीओ होगा, ध्यान रखिएगा, सीओ, ठीक है। निगरानी के लिए, परियोजना की निगरानी के लिए पूरे की पूरी जो अकाउंटेबिलिटी होगी, जो जिम्मेदारी होगी, इसी सीओ को होगी यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे। तो यहाँ पे देख पा रहे जिला लेवल पे किस तरीके से यहाँ पे हो गया। जिला लेवल पे जो अध्यक्ष होगा यही होगा जिला अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, जिला अध्यक्ष, या फिर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी,
इन सारे बिंदुओं का आप लोग नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो 3 जगह यहाँ पे अध्यक्ष हो गया। एक तो नंबर 1 हो जाएगा ए वाला मामला, अध्यक्ष, ठीक है, जो कि खुद यहाँ पे मंत्रालय मतलब मंत्री ही होगा। दूसरा यहाँ पे इसी लेवल पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कृषि सहकारिता सचिव यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे राज्य लेवल पे जो यहाँ पे अध्यक्ष होगा कृषि बागवानी उत्पादक आयुक्त होगा, और जिला लेवल पे जो अध्यक्ष होगा जिला अध्यक्ष या इसको जिला ग्रामीण विकास, ठीक है, एजेंसी भी इसे बोला जाता है। तो यही है इसकी संरचना। अब यही है पूरा इसका इम्प्लीमेंटेशन, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक इसको, ठीक है, लागू करने का प्रयास किया जाएगा। अब एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कुछ उपयोजनाएं हैं और इसका कार्य क्षेत्र भी है। जैसे कि कुछ उपयोजनाएं को मैं मेंशन करता हूं। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ध्यान से देखते चलिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट प्लस अगर हिमालयन स्टेट को छोड़कर भारत के बाकी अन्य राज्यों में इसे इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के सभी राज्यों में इसको, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दूसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्य बागवानी मिशन। पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्य बागवानी मिशन, नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा सभी नॉर्थ ईस्ट और इसके अलावा जो भी हिमालयन स्टेट है इसमें ये योजनाएं चलेगी। वैसे ही कुछ और है, राष्ट्रीय बांस मिशन, बहुत फेमस है, ठीक है, राष्ट्रीय बांस मिशन। इसको चलाया गया था 2018-19 में। 2018-19 में जितना भी स्टेट है प्लस यूटी है इन सभी के लिए। वैसे ही कुछ और योजनाएं हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, ढेर सारा नाम एक ही जैसा आपको लग रहा होगा लेकिन डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1984 में, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में देखने के लिए मिल जाएगा। इसने जब जब स्टेबलाइज हुआ तो व्यावसायिक कृषि पर बल देना शुरू कर दिया, और उसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ लाया बागवानी कृषि, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे नारियल विकास बोर्ड को लाया गया 1981 में। इसकी जो हेडक्वार्टर है कोची अर्थात केरला में देखने के लिए मिल जाएगा। केरला में देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ये सभी स्टेट, ठीक है, प्लस यूटी के लिए, और उसके बाद हो जाएगा केंद्रीय बागवान संस्थान। इसको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। इसका जो मुख्यालय हो जाएगा बीकानेर अर्थात यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है। तो कुल मिला के यही है कंप्लीट। उसके बाद लास्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है। तो देखिए, चुनौतियाँ तो हमेशा ही रहेगी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, खासकर यहाँ पे जो भी बागवानी जो यहाँ पे फसल है, सपोज करिए यहाँ पे बागवानी फसल का जैसे यहाँ पे कटाई हो रहा है, कटाई होने के बाद अगर एक सप्लाई चेन डेवलप नहीं हो पाए, जो अभी तक नहीं हो पाया, गांव तक सप्लाई चेन कहाँ हो पाएगा। अभी तक यहाँ पे बहुत हद तक यहाँ पे माइक्रो लेवल पे कार्य करने की ज़रूरत है। तो सप्लाई चेन नहीं होने की वजह से अब ये जो प्रबंधन है नहीं हो पाता है पूरी तरीके से, जो मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो भी यहाँ पे कच्चा माल है, बागवानी फसल है, वो यहाँ पे बर्बाद होने लगता है, किसानों को यहाँ पे नुकसान होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी है इसका मैनेजमेंट बढ़िया से किया जाए, जितना हो सके सप्लाई चेन से इसको जोड़ दिया जाए। यही सप्लाई चेन से जुटेगा तो बहुत बड़ा इसको मार्केट मिल जाएगा, तो कुल मिला के यही है इसकी सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर करें, अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर देते चलें। आने वाले दिनों में इसी तरीके से पूरा करंट अफेयर कंप्लीट कराई जाएगी। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।